लेक्चर 2 जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवनी साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलकी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व। कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी एवं सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभवों एवं प्रभावों की छाप छोड़ी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, भारत में अधिकाधिक मिशनरीज भेजने के लिए तथा अपने संबद्ध समाजों को प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने भी इस सुसमाचार के ईसाई धर्म का प्रचार दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरण के लिए सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट, दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की, ने ईसाई धर्म प्रचार को मिशनरीज एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। यात्रा वृत्तांत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान है। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। इन्होंने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हैन के 1814 में प्रकाशित सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज की चिकित्सकीय स्थिराकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत ट्रेवल्स इनटू बोखारा, जो 1834 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। सीजेसी डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा असम प्रांत 1855 में लिखा यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेज़ों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जैकमॉन्ट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन ऑर्लिच, बोरॉन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन हनिंगबर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेबक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिके ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जर्नल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कुरियर 1788 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई प्रकाशन प्रकट हुए।
महत्वपूर्ण समाचार पत्र। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति जो 1856 तक जारी रही ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्रन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराठा, सुंदरनाथ बनर्जी के तहत बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश आगरकर के तहत सुधारक NN सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, GP वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एवं अखबार बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी एवं सधारनी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। विदेशी प्रकाशन। कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरण के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र गदर पार्टी के मुखपत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों, अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया। इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। मौखिक प्रमाण। मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहासकार के प्रति संशक्ति है, वे इसे नकारते हैं चूंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि वे इतिहासकारों की अन्य स्रोतों से जुटाई जानकारी की पुष्टि करने में मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य। आधुनिक भारतीय साहित्य के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभाव अधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देशी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पदरूप में है और वह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। नवीन साहित्यिक केंद्रों का विकास। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद, गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग था। हासिल सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की संस्थापना ने शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंचन दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन सभी साहित्यिक विकास एवं लेखक ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था।
इनमें से कुछ प्रमुख थे। उर्दू के मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938, हिंदी में निराला 1897 से 1961, बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976, मराठी में केशव सुत 1866 से 1905, मलयालम में जी शंकर कुरूप 1902, सुब्रमण्यम भारती 1882 से 1921, प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि ने भी इसी काल से संबंधित थे। स्रोत के रूप में उपन्यास। इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 94 प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंद मठ 1882 बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ, विशेष रूप से उसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1853 से 1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंद आने ब्रिटानिका राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देओस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए 1904 में बांग्ला में देशेर कथा लिखी। गिरिजा देवी और राम तीरथ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहनरा रजनी 1931 और दस्सिकलिन मोसा बलई 1936 उपन्यास लिखे। इनने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। यह प्रेमचंद 1880-1936 थे, एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार, जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ और गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनके लेखन में रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवा सदन 1919, प्रेमाश्रम 1924 जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की उपन्यास की परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1973 के हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954 ने पाथेर पांचाली 1929, उड़िया में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्नालाल पटेल का मेकलजीत, मराठी में भालचंद्र नमाडे का कोसला प्रमुख है। मुल्क राज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल 1935 और कंथापुरा 1938 ने सामाजिक एवं राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। आर के नारायण की स्वामी एवं फ्रेंड्स 1935 भारत के अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है। लघु कहानी। लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियां, जिसमें पोस्ट मास्टर 1891, काबुलीवाला 1892 इत्यादि शामिल है, ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आई। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसी कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। चित्रकला। औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्रोत के रूप में चित्रकला। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग्स शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए प्रयोग किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। कंपनी चित्रकला का विकास। यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के चलते मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया, या इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर इंग्लैंड एक निशानी ले जाना चाहते थे।
1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र वाराणसी, एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल, एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिन जीवन के चित्रों को सहेजना चाहते थे। चित्रकारी दिखाती है कि 1850 के बाजार आज के भारत में खाद्य बाजारों के समान थे। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में कंपनी स्कूल के चित्रकारों ने गहरे भारतीय अपारदर्शी रंगों की जगह पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी चित्रकारी को भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 1857 के विद्रोह पर चित्रकारी, पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्टून्स एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीय एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की चित्रित तस्वीरें एक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों एवं भारतीयों के विश्वमत को समझने एवं व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला, जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई, ने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा, अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रकलाओं ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। कला स्कूल। 1857 के थोड़े समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनमें शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित था। भारतीय विद्यार्थियों ने ऑयल रंगों को कैनवास पर, वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस नवीन कला रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हॉवेल एवं आनंद कैंटिश कुमारस्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इस नवीन कला रूप की चित्रकारी ने शुरुआती रूप में भारतीय प्रणाली विज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सारांश। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरालेखीय सामग्री। 1. पुरालेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं। 3 प्रेसिडेंसियों, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के पुरालेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की। निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री में आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए हैं। 1947 के पूर्व से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस, पाकिस्तान में उपलब्ध हैं। जीवनी, साहित्य एवं संस्मरण। 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है।
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 1780 के दशक से औपनिवेशिक समय अवधि के दौरान अवतरित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस, तलवार बर्लिन एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। मौखिक प्रमाणों एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। सृजनात्मक साहित्य के नए रूप जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ, ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया। लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। चित्रकला। औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया। अगले लेक्चर में हम जानेंगे अध्याय 2 के विषय में, जिसका शीर्षक होगा आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम।